एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन वीर पुरुषों को जिन्होंने देश के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, उस देश की बड़ी हस्ती को जिसने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हिंदू मुस्लिम एकता की नींव रखी। उन्होंने आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान भारत को दिए और जिनका 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देश के स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जी का जन्म 11 नवंबर 1988 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। उनका असली नाम अबुल कलाम गुलाम मोयुद्दीन अहमद था, लेकिन वो मौलाना आजाद के नाम से मशहूर हुए। मौलाना आजाद स्वतंत्रता संग्राम के अहम नेताओं में से एक थे। वह नेता के साथ साथ में पत्रकार भी थे, लेखक भी थे, चिंतक भी थे और इस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता के सेनानी भी थे और एक विद्वान, मुस्लिम विद्वान थे भारत में, जिन्होंने देश के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काफी काम किया। उनके पिताजी का नाम मौलाना सैयद मोहम्मद खैरुद्दीन बिन अहमद अल हुसैनी था। उनके पिता भी एक विद्वान थे जिन्होंने 12 किताबें लिखी थीं और सैकड़ों उनके शागिर्द और शिष्य थे। ये बताया जाता है कि ये इमाम हुसैन के वंश के थे। उनकी मां का नाम शेख आलिया बिनते मोहम्मद था और 1890 में उनका परिवार मक्का से कलकत्ता में शिफ्ट हो गया था। 13 साल की उम्र में उनकी शादी खदीजा बेगम से हो गई थी और इस तरीके से मौलाना आजाद की शिक्षा शुरुआत में पारंपरिक शिक्षा जो मुस्लिम उसके हिसाब से मुताबिक परंपरा से इस्लामी शिक्षा हासिल की। पहले घर पर ही पढ़ाया गया, फिर बाद में उनके पिताजी ने पढ़ाया, फिर उनके लिए शिक्षक रखे गए। आजाद का संबंध एक धार्मिक परिवार से था, इसलिए शुरुआत में इन्हें इस्लामी विषयों का अध्ययन कराया गया। उन्होंने कई भाषाओं जैसे उर्दू, हिंदी, फारसी, बंगाली, अरबी और अंग्रेजी, इन सभी भाषाओं पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई थी। उन्होंने पश्चिमी दर्शन शास्त्र, इतिहास, समकालीन राजनीति का भी गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने अफगानिस्तान, इराक, मिस्र, सीरिया और तुर्की जैसे देशों की यात्रा की थी, सफर किया था। पढ़ाई के दिनों में वह काफी प्रतिभाशाली और मजबूत इरादे वाले छात्र थे। अपने छात्र जीवन में ही उन्होंने अपना पुस्तकालय चलाना शुरू कर दिया था और एक डिबेटिंग सोसाइटी खोली थी और वो अपनी उम्र से 2 गुने उम्र के छात्रों तक को पढ़ाया करते थे। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने सभी पारंपरिक विषयों का अध्ययन पूरा कर लिया था, जिसको बाकी के जो छात्र थे सामान्यतः 25 साल में उस कोर्स को पूरा कर पाते थे। वो उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में सारी पढ़ाई पूरी कर दी थी। घर वाले चाहते थे कि ये कुछ न कुछ बिजनेस करें, कुछ काम करें, लेकिन जो उनको क्रांतिकारी की शिक्षा मिली, जो उनका झुकाव जो था राजनीति की तरफ हो गया और पत्रकार बन गए। पत्रकार जब बन गए तो उन्होंने
1912 में एक उर्दू पत्रिका अल हिलाल निकाली। उनका उद्देश्य मुसलमान युवकों को क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए उत्साहित करना और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना था। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं, खासकर विश्वास, बंगाल, बिहार तथा क्रांतिकारियों के गुप्त आयोजन द्वारा उनका विश्वास जीता था और उन्हें 1920 में रांची की जेल में सजा भुगतनी पड़ी थी। इधर राष्ट्रवादी क्रांतिकारी बनने की वजह क्या रही? जब वो अफगानिस्तान, इराक, मिस्र और सीरिया, तुर्की की यात्रा पर जब गए हुए थे तो वहां के उन क्रांतिकारियों से उनकी भेंट हुई जो अपने देश में एक संवैधानिक सरकार के गठन के लिए लड़ रहे थे और इस वजह से उनको देश निकाला दे दिया गया था। इन क्रांतिकारियों से इनके देश की असल स्थिति के बारे में पता चला और वे राष्ट्रवादी क्रांतिकारी बनने के लिए प्रेरित हुए। मौलाना आजाद हमेशा से ही पाकिस्तान बनने के खिलाफ रहे थे। अरब की यात्रा से आने के बाद कलाम साहब ने देश के प्रमुख जो हिंदू क्रांतिकारियों थे जैसे अरविंद घोष, श्याम सुंदर चक्रवर्ती, इनसे मुलाकात हुई। इसके बाद उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कलाम की यह कोशिश उन मुस्लिम राजनीतिज्ञों को पसंद नहीं आई जिनका झुकाव सांप्रदायिक मुद्दों की तरफ था। वे लोग कलाम की आलोचना करने लगे और इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्र की सिद्धांत उन्होंने खारिज कर दिया। मतलब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का जो मुस्लिम लीग का सिद्धांत था, जो मांग थी, उसको उन्होंने खारिज कर दिया, उनका उसने साथ नहीं दिया। यानी वह उन पहले मुस्लिमों में से शामिल थे जिन्होंने धर्म के आधार पर अलग देश बनाना, पाकिस्तान के निर्माण के प्रस्ताव को खारिज किया था। उन्होंने उन मुस्लिम राजनीतिज्ञों को राष्ट्र हित की क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने की अपील की थी। ब्रिटिश राज के खिलाफ उन्होंने पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। 1912 में जब उन्होंने पत्रिका निकालना शुरू की साप्ताहिक, तो उसमें माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना शुरू किया और साथ ही ब्रिटिश शासन पर उन्होंने प्रहार करने शुरू किए, उसकी आलोचना करनी शुरू की। अब ब्रिटिश शासन को अपनी आलोचना और हिंदू मुस्लिम एकता जैसी कहां अच्छी लगती, इसलिए सरकार ने इस पत्रिका को प्रतिबंधित कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बंद करा दिया। लेकिन कलाम भी मानने वाले नहीं थे। उन्होंने फिर अल बलाग नाम से एक दूसरी पत्रिका निकालना शुरू कर दिया। इसके माध्यम से भी उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम एकता के अपने मिशन को आगे बढ़ाना जारी रखा। उन्होंने कई किताबों में लिखी जिन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और भारत में स्वशासन की वकालत की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर उन्होंने एक किताब भी लिखी, इंडिया विन्स फ्रीडम, जिसे 1957 में प्रकाशित किया गया था। कलाम साहब गांधी के समर्थक थे और जो खिलाफत आंदोलन छेड़ा गया था, उस खिलाफत आंदोलन के में हिस्सा लिया था। उसके बहुत प्रमुख थे खिलाफत आंदोलन से। उनमें जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे उसमें कलाम साहब बहुत प्रमुख थे। खिलाफत आंदोलन के दौरान ही उनका मिस्टर गांधी से संपर्क हुआ था और उन्होंने अहिंसक नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी का खुलकर समर्थन किया था और 1980 के रॉलेट एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी उनको ज्ञान सम्राट कहा करते थे, इतने वो बुद्धिमान और इंटेलिजेंट थे।
जब देश आजाद हुआ तो स्वतंत्र देश के पहले शिक्षा मंत्री बने नेहरू की कैबिनेट में 1947 से 1958 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री रहे। 22 फरवरी 1958 को हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, जब वो शिक्षा मंत्री थे, बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए थे। आज जो आईआईटी और आईआईएम है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इन संस्थानों की स्थापना में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी मौलाना अबुल कलाम आजाद की। और इसके साथ ही उन्होंने और भी संस्थाएं जैसे संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की, साहित्य अकादमी की स्थापना की 1954 में, और 1954 में ही ललित कला अकादमी की भी स्थापना की थी। तो ये जो महत्वपूर्ण काम देश की आजादी में जो आईआईटी, आईआईएम और ये अकादमी जो बनाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम थे। उनका श्रेय जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, इसका श्रेय भी उन्हीं को जाता है। और केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होने पर केंद्र से उन्होंने केंद्र और राज्यों के दोनों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कन्याओं की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों की उन्होंने वकालत की थी। इस तरीके से मौलाना अबुल कलाम आजाद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान देश के स्वतंत्रता संग्राम में रहा, हिंदू मुस्लिम एकता बनाने में रहा, और पढ़ाई के क्षेत्र में जो मुख्य जो संस्थान बनाए उसमें उनका योगदान रहा। तो आजाद भारत में भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण शुरुआत और बदलाव किए। और उन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है वो उनको दिया गया था। तो इस तरीके से इनका जो जन्मदिन है, जन्मदिन को नेशनल एजुकेशन डे यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर इनको मनाया जाता है 1992 से लेकर के अब तक। तो इस तरीके से कलाम आजाद साहब ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देश की आजादी में निभाई और आधुनिक भारत में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मैं नमन करता हूं मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। हालांकि मैंने सुना है कि जो इस देश में आजकल हिंदू मुस्लिम नफरत का बीज बो रहे हैं, वो दुष्प्रचार करते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के समय पर इतिहास को ठीक से नहीं लिखा। खासकर हिंदू इतिहास की बात करते हैं कि हिंदू इतिहास को पक्षपात किया, लेकिन इतिहास लिखने में शिक्षा मंत्री का मुझे नहीं लगता कोई योगदान होता है। और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान किए हैं, आईआईटी, आईआईएम, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना करके, ये बहुत उल्लेखनीय है। तो इस तरीके की जो मुहिम आज की लोग चला रहे हैं, तो उससे हमें सावधान रहने की जरूरत है, उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। और मैंने खुद अपने उससे सुना है कि ये लोग जो है ये बदनाम करने की साजिश करते हैं, कोशिश करते हैं कि इन्होंने इतिहास को गलत तरीके से पेश करवाया, बनवाया। तो ये मुझे लगता है कि सरासर गलत है, सरासर इनका अपमान है। तो सभी बहुजन समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि इस तरीके की अफवाहों में ना आए, सही इतिहास जानने की कोशिश करें। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं।
SM न्यूज का धन्यवाद करता हूं, जो कि बहुजन समाज के महापुरुषों का इतिहास ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं दर्शकों का भी आभार करता हूं कि इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा सभी से निवेदन है, ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो देखते रहिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे SM न्यूज। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, खुदा हाफिज, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।